प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत डिजिटल भुगतान में एक अग्रणी देश बन चुका है। भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल भुगतान प्रणाली का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ से विदा हुई राज्यपाल अनुसुईया उइके, नए राज्यपाल हरिचंदन 23 फरवरी को लेंगे शपथ। राजनांदगांव के बोरतलाव थाना क्षेत्र में माओवादी हमले में 2 जवान शहीद। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद गृहग्राम भेजा गया पार्थिव शरीर। और केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना में छत्तीसगढ़ के 433 युवाओं का हुआ चयन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। भारत और सिंगापुर ने एक संयुक्त डिजिटल भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया है। यह प्रणाली दोनों देशों के नागरिकों को तीव्र और आसान गति से सीमा पार लेन देन करने की सुविधा प्रदान करेगी। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर के पेनआउट ने इन लेन देनों को सुगम बनाने के लिए एक समझौता किया है। इस सुविधा का संयुक्त शुभारंभ आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने किया। दोनों देशों के लोगों के लिए इस सुविधा के शुभारंभ को एक उपहार बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह फिनटेक कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब लोग कम लागत और तेजी से मोबाइल फोन से परिजनों को पैसे भेज सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारत अब डिजिटल भुगतान में एक अग्रणी देश बन चुका है। और सिंगापुर की मित्रता बहुत पुरानी है। समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। हमारे पीपल टू पीपल रिश्ते इसका मुख्य आधार है। यूपीआई पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। मैं भारत और सिंगापुर के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सामान्य तौर पर इसका दायरा एक देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है, लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सुन लूंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह परिकल्पना पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की 2018 की सिंगापुर यात्रा के दौरान की गई थी। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली कम खर्च में तेज और सुविधाजनक पैसे भेजने की सुविधा देगी। इस प्रणाली से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया गया है। राज्य भवन सचिवालय द्वारा आयोजित विदाई समारोह के उपरांत राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों के नाम अपना संदेश प्रेषित कर आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने राजभवन परिवार के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल के विभिन्न पलों को याद करते हुए राजभवन परिवार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में कार्य मेरे लिए अविस्मरणीय पल है।
इधर आज राज्यपाल को माना स्थित स्टेट हैंगर पर भावभीनी विदाई दी गई। उन्हें विमानतल पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुश्री उइके को पुष्पगुच्छ भेंट कर विदाई दी। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, कोरबा की सांसद ज्योत्सना महंत, विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी सुश्री उइके को विदाई दी। वहीं प्रदेश के नए राज्यपाल हरिचंदन बुधवार 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। वे गुरुवार 23 फरवरी को राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में पद की शपथ लेंगे। उन्हें बिलासपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति अरूप कुमार गोस्वामी शपथ दिलाएंगे। वीर सावरकर भवन में नेहरू युवा केंद्र कवर्धा, युवा मंत्रालय व खेल मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। सबसे बड़ी पंचायत होती है वो हमारा पार्लियामेंट है, जिसको हम सांसद कहते हैं, और उसमें जो देश भर के चुने हुए जब वहां सांसद पहुंचते हैं तो देश के लिए और अनेक कानून बनाने का काम, नियम बनाने का काम करते हैं। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी सौरभ निषाद ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में G20 के आयोजन और ईयर ऑफ द मिलेट्स के संबंध में युवाओं को जानकारी प्रदान करना व संसद के लिए एक अच्छा, ईमानदार व जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का चुनाव करना है। आस पड़ोस युवा संसद का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्यतः विषय G20 के ऊपर रखा गया था और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। इसमें सभी ब्लॉक के जो युवा साथी हैं वो उपस्थित हुए थे। उनको जागरूक करने का एक प्रयास किया गया है। जो आसपास उनके घटना होती है, जो आयोजन होता है, जो कार्यक्रम हो रहा है, उसके बारे में वो जागरूक बने। इस कार्यक्रम में कवर्धा, पंडरिया, बोरला और सहसपुर लोहारा विकासखंड के सैकड़ों युवाओं ने उपस्थित होकर देश में चलने वाले संसद की कार्रवाई को समझा और संसदीय गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। राजनांदगांव में सोमवार की सुबह बोरतलाब थाना क्षेत्र में माओवादी हमले में 2 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए दोनों जवानों के पार्थिव देह को राजनांदगांव लाया गया, जहां शहीद जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद शहीद जवानों के पार्थिव देह को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि घटना किन परिस्थितियों में हुई है, उस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जो हमारा बोरतलाब थाना है, वहाँ से हमारे 2 जवान, जिनमें एक हेड कांस्टेबल राजेश राजपूत और उनके साथ में एक CAF का 21वीं बटालियन का कांस्टेबल ललित समरथ, ये दोनों MCP के लिए निकले हुए थे। और वहीं पे जहाँ पे बॉर्डर है, वहीं पे पहले ही नक्सली घात लगा के बैठे हुए थे और इनके वहाँ पहुँचते ही उन्होंने बहुत क्लोज रेंज से फायरिंग करके और इनको, दोनों हमारे जवान हैं, उसमें शहीद हो गए उस फायरिंग में। और उसके बाद से हमारी टीमें वहाँ निकली हुई हैं। अभी किन परिस्थितियों में ये हुआ और किन कारणों से हुआ, इसकी हम जांच कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम लोग काउंटर ऑपरेशंस लॉन्च करके और उस एरिया को फिर से सुरक्षित बनाएंगे। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर दरेकसा एरिया कमेटी के माओवादी लंबे समय से सक्रिय हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसी कमेटी के स्मॉल एक्शन टीम ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। बताया गया है कि वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सली मौके से भाग निकले। एक वक्त था जब जिन इलाकों में बिजली नहीं पहुंची थी, उन इलाकों के खेतों में किसान सिंचाई की बात भी नहीं सोच सकते थे। नहरों से सिंचाई की सुविधा होने के बाद भी जिले के बड़े क्षेत्र में सिंचाई नहीं हो पाती थी, लेकिन सौर सुजला योजना ने किसानों की तकदीर बनाने का काम किया है। यह केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जो किसानों के लिए वरदान बन गई है। दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ बिजली नहीं पहुंची है, वहाँ सौर सुजला योजना का लाभ लेकर किसान अपने खेतों में सिंचाई कर रहे हैं और अच्छी फसल लेकर आमदनी अर्जित करने में सक्षम हुए हैं। किसानों के मुताबिक सोलर प्लेट लगने से खेतों में फसल की सिंचाई हो जाती है। बिजली की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे काफ़ी बचत हो रही है। पहले तो हमारे लाइन के व्यवस्था नहीं रही से, लाइन के जब व्यवस्था नहीं रही तो सरकार कर हमन आवेदन करें, जब योजना के जानकारी हमन ला मिली तो
एमा टेम्पोरी लाइन कनेक्शन से काम चलात रहे, जेकर से लाइन में बहुत प्रॉब्लम आत रही है। जब सरकार के योजना हमन ला मिली सोलर पैनल, जेकर से फसल लगाए में बहुत सहूलियत है और लाइन के कोई ज़रूरत नहीं है। लाइन वो स्वयं बनाते और दोनों फसल आराम से 2.5 से 3 एकड़ 4 एकड़ प्रति सोलर पंप से लगाथन हमन, जेकर से हमन आज बहुत खुश हन। सोलर पैनल के माध्यम से लाइन के कोई दिक्कत नहीं। एक सोलर पंप लगे हुए 4.5 साल हो गए हमारे खेत में। पहली हमन बिजली के पंप के द्वारा पानी पलवन, तो कभी लो वोल्टेज की समस्या रहे और बहुत ज़्यादा कटौती की समस्या रहे। एकर से हमारा छुटकारा मिल गए है। जब से सोलर पंप लगे हुए है तब से हमारा ये बिजली कटौती से छुटकारा मिल गए है, कम वोल्टेज से छुटकारा मिल गए है। सुबह 7:30 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक ये सोलर के जो पंप हुए तो चालू रहते, बढ़िया फुल मात्रा में पानी देते, पर्याप्त सभी खेत में जो है पानी की पूर्ति कर देते। पहली का है जब हम बिजली के माध्यम से अपन बिजली मोटर के माध्यम से पानी चलाते रहें तो वहाँ हमन फसल है बहुत नुकसान के कगार में रहे कि पानी कम हो जाए तो पानी पूर्ति नहीं हो पावा। लेकिन अब जब ले लगे तब ले हमन के लिए बहुत अच्छा सुविधा मिले हुए है। कृषि विभाग के उप संचालक एमडी मानकर ने बताया कि सौर सुजला का लाभ लेने वाले किसानों को 90% तक सब्सिडी मिलती है। सरकार की इस पहल ने किसानों की तकलीफों को दूर कर दिया है। सौर सुजला योजना से किसानों को पहले सौर सुजला नहीं था तो वो फसल नहीं ले पाते थे, और सौर सुजला से अभी 93 किसानों के यहाँ इस वर्ष पंप स्थापित कर दिया गया, तो वो अपनी फसल ले रहे हैं। इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ हो रहा है। इस योजना के शुरू होने के बाद से पहुंच विहीन दूरस्थ गांव के किसान भी अब आसानी से खेतीबाड़ी का कार्य करने लगे हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निवीर योजना में छत्तीसगढ़ के 433 युवाओं को सफलता मिली है। सभी सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें अलग अलग प्रशिक्षण केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इन सफल युवाओं को 21 से 26 फरवरी तक प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि इस सफलता से न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके परिवारों को भी काफी खुशी मिली है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अभी तक का सफर मुश्किलों भरा रहा है और आगे भी सफर कठिन रहेगा। गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मैं 3 साल से लगातार मेहनत कर रहा था, उसका फल मेरे को मिला तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। देश सेवा के लिए हम लोगों को अग्निवीर के तौर पर 4 साल का मौका है। अगर उसमें अच्छा करेंगे तो 25% को आगे के लिए रखेगा और जो 75% बचेंगे उसके लिए आर्म्ड फोर्सेस में एसएससी और असम राइफल जैसे में बेनिफिट मिलेंगे। बताया गया है कि सभी अभ्यर्थियों को 28 फरवरी को प्रशिक्षण केंद्र में आमद देनी होगी और 1 मार्च से इनका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। अब कुछ खबरें जिलों से। साहित्य रायपुर में आयोजित साहित्य अकादमी और छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की ओर से 2 दिवसीय साहित्यिक कार्यक्रम स्त्री 2023 सृजन और सरोकार के अंतर्गत दूसरे और अंतिम दिन देश भर से आए रचनाकारों समीक्षकों ने विचारोत्तेजक चर्चा की, जिसमें स्त्री विमर्श से जुड़े विभिन्न मसलों पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वक्ताओं ने अपने विचार रखे। राजनांदगांव जिले से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला पुलिस ने 2 हार्डकोर माओवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार माओवादियों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने दोनों पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। बताया गया है कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों माओवादियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए दोनों माओवादी पति पत्नी बताए गए हैं। कांकेर के उप पुलिस महानिरीक्षक बालाजी राव और कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने जिले के संवेदनशील थाना क्षेत्र मर्दापाल एवं पुंगारपाल का दौरा किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने पुंगारपाल थाना अंतर्गत कुदूर में स्थित नवीन कैंप जाकर जवानों से मुलाकात कर उनकी कार्यशैली के बारे में जानकारी ली। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।